शनिदेव अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लग्न में शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं और उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज शनिदेव को अष्टम स्थान में स्थापित करते हैं और उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। प्रायकर बहुत सब पाठों में बोलते हैं किसी भी ग्रह के फल का अध्ययन करना हो, समझना हो, तो उस ग्रह के संपूर्ण कारकत्वों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और उस भाव से संबंधित जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। पहले भी जितने ग्रह के पाठ हमने दिए हैं उनमें बहुत बार हमने बोला है, जब भी 6, 8 और 12 भावों की चर्चा करते हैं तो कुछ ज़्यादा करते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन थोड़ा डीप थिंकिंग इनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी पीड़ा वर्तमान समय में चैनलों के द्वारा प्राप्त होती है वो 6, 8 और 12 भाव से संबंधित बातों के विषय में ही होती है। हमारा तरीका कुछ अलग है ज्योतिष को समझने का। हम उसी पे डिपेंड नहीं रहते जो पुस्तकों में लिखा है या कोई चैनलों में गुरुओं के द्वारा बताया गया है। हम अपने अभ्यास और अपने अंदर से जो कुछ निकलता है और उसके अनुसार जब उसको अभ्यास में लगाते हैं तब उसके फलों में बहुत कुछ अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। अष्टम स्थान प्रायकर मृत्यु का स्थान बताया जाता है। आयु का सुख, मध्यम आयु होंगे, अल्पायु होंगे या फिर पूर्ण आयु होंगे, यह अष्टम स्थान निर्धारित करता है। कोई भी लड़ाई, दंगा, झगड़ा, संघर्ष, जीवन यात्रा का संघर्ष, उसमें जय मिलेगी या पराजय मिलेगी, उसका भी परिणाम अष्टम स्थान ही बताएगा आपका। मृत्यु या मृत्यु से संबंधित डर, जो हम लोग नेगेटिविटी घेर के बैठ जाते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, हर चीज का डर लगना, भूत प्रेतों के विषय में बात करना, तंत्र मंत्र के विषय में बात करना, यह सब अष्टम स्थान। शत्रु के विषय में, राज्य का दंड के विषय में या भय लगने के विषय में या फिर अचानक से धन संपत्ति प्राप्त करने के विषय में या कोई गलत इंसानों से मेल मुलाकात हो उनके विषय में, या हम लोगों को किसी की दुखदायी कथा सुनने का बहुत शौक हो और वो सुनते सुनते हम लोग भी नेगेटिविटी में आ जाए और हम लोगों की भी कथा वैसी ही बन जाए, उसका विषय में या उसके अनुसार भी हम लोग अष्टम स्थान में ये सबको प्राप्त कर सकते। मृत्यु कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये सब चीजें अष्टम स्थान बताते हैं। बहुत सी बातें सुन के ही पीड़ा महसूस होती है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, जबकि वेद पुराणों के अनुसार, गीता भागवत के अनुसार मृत्यु कभी होती ही नहीं है। यह एक तरीका है कि आप अपने एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे में प्रवेश करते हैं। मन स्थिर या अस्थिर रहना यह अष्टम स्थान निर्धारण करता है। आपको अचानक से प्रोग्रेस मिलना, किसी काम में जय मिलना, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और उचित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, और जब आपने आस छोड़ने की टाइम आ गई कि अब नहीं मिलेगा, अब इसको छोड़ते हैं, उस समय में पॉजिटिव परिणाम मिलना, रहस्य के संबंध में ज्ञान होना, गुप्त अंगों के संबंध में ज्ञान होना, या फिर उनके अनुसार कोई पीड़ा प्राप्त होना, आपको कोई रोग लगना उस चीजों का, यह सब अष्टम स्थान बताता है। और शनिदेव इस स्थान के कारक है। और जब अपने कारक स्थान में शनिदेव बैठते हैं तब आप ये मान के चलिए कि आपकी मृत्यु बहुत लंबी होगी। मतलब इस शरीर की यात्रा वनस्पत औरों के
आपकी लंबी होगी। वो यात्रा अच्छी होगी या बुरी होगी वो बाद की बातें हैं, लेकिन अष्टम स्थान में शनिदेव बैठने से जल्दी मृत्यु को प्राप्त वैसा शरीर नहीं होता। और दूसरी बात, ये भाग्य स्थान का स्वामित्व लेके जब अष्टम स्थान में बैठते हैं तो भाग्य की हानि थोड़ी बहुत जरूर करते हैं। प्रारब्ध के द्वारा आपको ऐसा कोई भाग्य नहीं मिला जिसकी वजह से आप करोड़पति हो, आप लखपति हो, आप पैसे वाले हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी ग्रहों का सपोर्ट और बाकी ग्रह बहुत अच्छी मात्रा में अच्छे स्थानों में प्लेस हो तब एक अलग मैटर है, और चंद्र कुंडली अनुसार शनिदेव दूसरे स्थान में चले गए तब बहुत अलग मैटर है। लेकिन अष्टम स्थान का शनिदेव वृष लगन में दसम और भाग्य स्थान का स्वामित्व लेके अष्टम स्थान में बैठते तो भाग्य की हानि तो करते, आप भाग्यशाली नहीं होंगे। भाग्यशाली मतलब प्रारब्ध के द्वारा आपको ऐसा कोई भाग्य नहीं मिला, लेकिन आप कर्म अच्छे करेंगे, आप कर्मठ होंगे, क्योंकि आपके दसम स्थान से एकादश बैठेंगे तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। अब काम का निर्धारण आपको करना है कि किस तरह के काम आप करेंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, यहां पे बैठ के ये दसम स्थान को तीसरी दृष्टि से भी देखते हैं तो दोनों तरफ से दसम स्थान का फल उत्तम मिल रहा है। ये सब चीजें बहुत कुछ देखना पड़ता है ज्योतिष में किसी एक ग्रह को देखने के लिए भी, क्योंकि वहां पे भावत भावम का सूत्र भी लगता है, वहां पे चंद्रमा के अनुसार कहाँ प्लेसमेंट है वो भी सूत्र लगता है, सूर्य के अनुसार कहाँ प्लेसमेंट है वो सूत्र भी लगता है, फिर नवमास कुंडली के अनुसार कहाँ पे जाके विराजमान हुए हैं, ऐसी बहुत सी बातें। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पाठ में आपको इतना कुछ बताने की कोशिश करें और उन फलों को आप प्रिडिक्शन के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा जानने की कोशिश करें। लेकिन सूत्र को हमेशा ध्यान में रखिए कि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के पूर्ण कारकत्वों की जानकारी आपको होनी जरूरी है। जो ग्रह बैठा है उस ग्रह के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी जरूरी है कि किस तरह के फल और कैसे देते हैं। फिर वो जहां दृष्टियां दे रहे वो दृष्टि शुभ है या अशुभ है। शनिदेव की दृष्टियों को हमेशा अशुभ बताया जाता है, और उनकी दृष्टियों को संभालने के लिए अगर कोई ग्रह बलाबल लेके बैठा हुआ है, जैसे यहां से तीसरे मतलब दसम स्थान में शनिदेव बैठते हैं तो अपनी राशि को नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन अगर मान भी ले कि ये बिगाड़ेंगे और दसम स्थान में कोई अच्छे बल से कोई भी ग्रह अगर वहां पे विराजमान हो तो उस दृष्टि को वो निर्मूल कर सकते, उसका फल अच्छा बना सकते। फिर यहां से सप्तम दृष्टि से ये आपके धन भाव को देखेंगे। बुध के साथ इनकी कोई शत्रुता नहीं है, बुध देव की प्लेसमेंट आपको देखनी है। ये अपनी दृष्टि के द्वारा परिवार के संबंध में या वाणी के संबंध में कुछ पीड़ा आपको प्रदान करवाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि दशमेश है तो धन के संबंध में कोई पीड़ा हमें नहीं लगता कि ये प्रदान करेंगे। उसके बाद में ये आपके पंचम स्थान को, वो भी बुध का ही स्थान है, उसको पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो वहां पे जैसे आपकी संतान का क्षेत्र हो, या तो उनसे दूर जाना पड़ सकता है अपनी सर्विस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या उनसे कोई ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि संतान देरी से हुई है, कुछ भी परिणाम हो सकते। लेकिन ज्ञान के मामले में कुछ अलग ही परिणाम आपको प्राप्त हो सकते। व्यवहारिक ज्ञान से ज्यादा आपको तथ्यात्मक ज्ञान, तत्व के विषय में जानकारी, मतलब कोई भी शब्द, जैसे ज्योतिष में एक श्लोक है, उस श्लोक का एक फल इस तरह का मिलेगा, लेकिन वहां पे ये नहीं है कि वो क्यों मिलेगा। तो क्यों मिलेगा की खोज ऐसे इंसान करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्योंकि अष्टम स्थान में विराजमान है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते
कि आदमी ज्ञानी नहीं होगा या ज्ञान के संबंध में कोई तकलीफ इनको प्राप्त होगी, नहीं। जो एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों के देश का या किसी भी देश का, उस सिस्टम में नहीं जाके ये इंटरनल नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, रहस्य से संबंधित नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। वेद पुराणों का या अलग अलग धर्मों के जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करके सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब यहां धनु राशि है, गुरुदेव को आपको देखना ही देखना है किस तरह से विराजमान है। सब तरह से अच्छे फल मिलते हैं अगर गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे होती है। धनु राशि में मूल नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। केतुदेव की प्लेसमेंट कैसी है, केतुदेव कहाँ विराजमान है, वो आपको देखना है। लेकिन मूल नक्षत्र में अगर शनिदेव अष्टम स्थान में विराजमान होते तो कुछ अलग तरह का बल इनको प्राप्त होता है। कोई भी फल देने के लिए ये ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे अपने स्वभाव की तरह, ये उसको तुरंत देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है, बहुत अच्छा फल देंगे। भोगों के विषय में योग कारक होता है, अपने दाम्पत्य जीवन के संबंध में योग कारक होता है, धन संपत्ति के लिए योग कारक होता है और पूर्ण आयु प्राप्त करने में भी योग कारक होता है। सब सुखों को भोग के और अपनी यात्रा को आनंदमय बना के, कि धर्म का भी सुख भोगेंगे, सत्ता का भी सुख भोगेंगे, शरीर का भी भोगेंगे, पत्नी का या पति का, बच्चों का, सब सुख भोग के आनंदपूर्ण यात्रा को प्राप्त करके ये अपनी अंतिम यात्रा तक प्रस्थान करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आएगा जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अब यहां पे अष्टम स्थान में है, बहुत डीप अध्ययन करना पड़ेगा अगर उत्तराषाढ़ा में है, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरी तरह सब बातें डिटेल में बताना संभव नहीं है। उसके बाद में नवमांश की बात करें तो धनु राशि के अंतर्गत कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा। अंश बल विषम राशि है, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। आशा है मित्रों, हमारी कोशिश है जितना हम बता सकते हैं 10, 15, 20 मिनट का जो भी वीडियो बनता है उसमें उतना बताने की कोशिश कर रहे हैं। और माइनस फैक्टर केवल इतना है कि पहले से लिपिबद्ध करके या लिख के कोई भी पाठ हम नहीं बताते। जो चीजें दिमाग में अनवरत चलती रहती है इतने सालों के अध्ययन के और अभ्यास के द्वारा, वही चीजें आपको अक्षरश बताते, जिसमें पुस्तकों की भी बातें होती है, जिसमें अभ्यास की भी होती है, और हमने ज्योतिष के द्वारा क्या क्या चीजें आज तक प्राप्त की है ज्ञान के रूप में, वो सब आपको बताने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि आपकी यात्रा उनको समझ के अपने अनुसार चले। क्योंकि कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग यात्राएं होती हैं। पुस्तकें या चैनल या अच्छा गुरु ये हम लोगों को एक दिशा देते, बाकी यात्रा खुद को ही करनी है। और किस तरह की यात्रा करेंगे वो खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें हेल्प करने वाले ग्रह सबसे ज्यादा ज्योतिष के मामले में शनि, गुरु और राहु रहते। और जब वाणी का प्रभाव किसी दूसरे को बताना हो, किसी दूसरे को समझाना हो, तब बुध को देखा जाता है। नहीं तो 3 ग्रह
ज्योतिष के लिए या किसी भी ज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त है। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।